नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, महाभारत के पात्र कर्ण को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग कर्ण की संगिनी यानी उर्वी को जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक पुस्तक के बारे में बताऊंगा जिसे लिखा है कविता काणे ने। कविता काणे जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में लेखिका भी हैं, और उन्होंने हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहें तो वहाँ पे महिलाओं के चरित्र को चूज़ किया है। उन्होंने उर्वी के अलावा लंका की राजकुमारी शूर्पणखा, उर्मिला और मेनका पर भी उपन्यास लिखा है। तो आज की कहानी कर्ण की पत्नी उर्वी के बारे में होगी। तो दोस्तों, उर्वी की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं कविता काणे जी के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं संक्षेप में। कविता काणे जी का जन्म मुंबई में हुआ था, पालन पोषण पटना और दिल्ली में हुआ था। वर्तमान में वो पुणे में रहती हैं। वे एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, साथ में लेखिका भी हैं। हम सभी कर्ण के बारे में जानते हैं कि सूर्यदेव और कुंती के संसर्ग से कर्ण का जन्म हुआ था, किंतु उसका पालन पोषण एक नीचे कुल में हुआ था। इस नीचे कुल में पालन पोषण होने के कारण कर्ण को सदा ही अपमानित होना पड़ा। मुख्य मौके पर जिस चीज़ों का वो हकदार था, वो राजकुमारों के बराबरी का जीवन पाने का हकदार था, लेकिन चूंकि उसका पालन पोषण नीचे कुल में हुआ था, इसलिए उसे वो हक भी नहीं मिला और सदा अपमानित होना पड़ा। उर्वी ने उसमें क्या ऐसा देखा जो उससे प्रेम किया और विवाह किया। उर्वी, जो कि स्वयं एक क्षत्रिय राजकुमारी थी, उसने कर्ण से प्रेम किया और भारी विरोध, समाज का विरोध था, क्योंकि वो क्षत्रिय राजकुमारी थी, कर्ण नीची जाति का था। इस बेमेल विवाह को किया। स्वयंवर में उसने कर्ण को चुना। उसके सामने अर्जुन जैसे महान धनुर्धर और महान लोग थे, कृष्ण जैसे लोग थे, लेकिन नहीं, उसने कर्ण को चूज किया। तो उर्वी का ये बहुत साहस था। कविता काणे जी ने ये कहानी शुरू की है उर्वी के बचपन से। बचपन उर्वी का जो बीता वो राजकुमारों के साथ ही बीता, हस्तिनापुर में ही बीता। उसके पालन पोषण में उसकी माता के अलावा कुंती का भी हाथ था। हस्तिनापुर में रहने के कारण उस बचपन में वो राजकुमारों के साथ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब जितने थे, और कौरव राजकुमार, इन सब के साथ ही उसका बचपन खेलते हुए बीता। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसने अपने कर्ण को जीवन साथी के रूप में चुना। ये काफ़ी साहसपूर्ण निर्णय था। उर्वी काफ़ी पढ़ी लिखी राजकुमारी थी। वो फैशन परस्त या गहनों और कपड़ों में खोई रहने वाली नहीं थी। वो बहुत ही विचारशील महिला थी, साथ ही वो दृढ़ निश्चयी थी। जो ठान लेती थी उसे करके रहती थी। इस उपन्यास में उर्वी के माध्यम से महाभारत के बैकग्राउंड में महिलाओं की स्थिति क्या थी, वो कैसे सोचती थी। बाहर तो युद्ध चलते रहते थे, पुरुष युद्ध में मस्त रहते थे, लेकिन अंदर महिलाओं को कैसा फील होता था, रनिवास में क्या चलता था, इसका भी कविता काणे जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने उर्वी के मनोभावों को व्यक्त किया है कि वो अपनी माँ से कैसे वार्तालाप करती है। जब उसके घर में ये होता है कि आप कर्ण से विवाह नहीं करेंगे, इसका विरोध होता है, तो बहुत ही अच्छे डायलॉग्स और बहुत अच्छे तर्क दिए हैं उर्वी ने, जो कि अकाट्य प्रतीत होते हैं। इसके साथ साथ उर्वी को असली संघर्ष की कहानी तब शुरू होती है जब वो कर्ण से विवाह करके कर्ण के घर जाती है, तब उसका वास्तविक संघर्ष शुरू होता है। सबसे पहला संघर्ष तो उसको अपने घर में ही मिलता है, क्योंकि कर्ण की उसी जाति की एक दूसरी पत्नी थी, उनसे भी उसको तालमेल बिठाना पड़ता है, उस परिवार से तालमेल बिठाना पड़ता है। साथ में अभी तक जो लोग उसे राजकुमारी समझ के एक राजकुमारी जैसा व्यवहार देते थे, अब वो उसे एक नीचे परिवार की स्त्री के समान समझ करके और उस तरह से डील करते हैं। तो वहाँ पे उर्वी को एहसास होता है उस दर्द का जो कभी कर्ण भी महसूस करता था, क्योंकि कर्ण एक योग्य था। कर्ण में सभी प्रकार से एक योद्धा की क्षमताएं थीं, लेकिन हमेशा उसे नीची जाति के कारण पीछे हटना पड़ता था। तो अब ये दर्द और ये सब कुछ उर्वी ने भी महसूस किया। उर्वी विचारों की सशक्त महिला थी, साथ में वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी और सच्चाई का साथ जरूर देती थी। कर्ण से वो सिर्फ इस बात पे नाराज़ हो गई थी, और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी जब कर्ण ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। द्रौपदी को उसने वेश्या कहा, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई कर्ण से, और नाराज़ होकर के कर्ण से दूर रहने के लिए अपने मैके पुके में चली गई। कर्ण के बहुत पश्चाताप और प्रायश्चित करने के बाद ही उर्वी वापस आई। उर्वी ने भरसक प्रयत्न किया
कि कर्ण को दुर्योधन से अलग कर सके। उर्वी जानती थी कि दुर्योधन के साथ रह करके कर्ण जैसे अच्छे व्यक्ति का विनाश ही संभव है। पता नहीं कर्ण में ऐसी क्या कमी थी कि दुर्योधन के सारे अवगुण को जानने के पश्चात भी वो उसका साथ देता था। उर्वी को दुर्योधन और शकुनी से नफरत थी। उसने अपने जी भर के कोशिश की कि महाभारत का युद्ध ना हो। उसको उसके मनोभावों को भी इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया। उर्वी के कुंती के साथ संवाद, उर्वी के भीष्म पितामह के साथ संवाद, उर्वी के दुर्योधन के साथ संवाद, जो उसने महाभारत युद्ध के रोकने के प्रयास के लिए किए हैं, वो भी बहुत अच्छे से सारे मनोभाव और संवाद कविता काणे जी ने लिखे हैं, जो कि पठनीय हैं और साथ में विचार उत्तेजक भी हैं, आपके दिमाग को आंदोलित करते हैं। ये बहुत ही अच्छी उपन्यास उन्होंने लिखी है। महाभारत की कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसको तो सब जानते ही हैं। इस उपन्यास के अंत में ये भी बताया गया है कि कर्ण और उर्वी का जो पुत्र वृषकेतु था उसका क्या हुआ, कर्ण के मरने के बाद क्या हुआ। कर्ण के मरने के बाद युधिष्ठिर ने कर्ण को अपना बड़ा भाई मानते हुए उसी राजकीय सम्मान से उसकी अंत्येष्टि की थी। तो अब जो वृषकेतु था वो उनके परिवार में युधिष्ठिर के बाद उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, क्योंकि सभी लोग, सारे पांडव कर्ण को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर चुके थे। फिर क्या ऐसी परिस्थितियां आई कि उर्वी ने निर्णय लिया कि वृषकेतु अगला राजा नहीं बनेगा। वृषकेतु ने अर्जुन से दिव्यास्त्रों की और सब शिक्षा भी पाई थी, लेकिन उसके पश्चात वृषकेतु ने कोई ऐसी महत्वपूर्ण लड़ाई नहीं लड़ी जिसका कि जिक्र महाभारत या उसके बाद में कभी हुआ हो। इन सब के पीछे क्या कारण था, इस उपन्यास के उपसंहार में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया। तो दोस्तों, ये एक पठनीय बुक है और मैं कविता काणे जी की सराहना करता हूँ कि उन्होंने महाभारत या अन्य ऐसी कथाएं जहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र जो कि उपेक्षित से हो गए हैं, अगर उनको वहाँ उनके रोल को ठीक से जानना है तो हमें ऐसी उपन्यासें लिखनी पड़ेगी। अरे जो इतिहास रहा है, रामायण महाभारत काल या जो कुछ भी रहा है, उसमें महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनका रोल बहुत वाइटल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना वो सारी कहानी अधूरी रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों इतिहासकार या कथाकार ऐसा झिझकते रहे हैं, उन्होंने सारा महत्व पुरुषों को दे दिया है। कविता काणे जी ने चूँकि स्त्रियों को उभारा है और उनके मनोभावों को बहुत ही अच्छे से दर्शाया है, इसलिए मैं तारीफ़ करूंगा और सबको रिकमेंड करूंगा कि इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और मुझे अनुराग त्रिवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।